Hello, good evening to everyone. I, Shivanjali, welcome you all in Teachers Education Channel. फ्रेंड्स, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मैंने किस तरीके से अपनी प्री और मेंस की तैयारी की और मेरी क्या बुक लिस्ट थी। फ्रेंड्स, जो प्री का पेपर था वो बहुत ज़्यादा लेंदी था क्योंकि मेंस में तो हमें सिर्फ अपना सोशल साइंस का सब्जेक्ट पढ़ना था, बट प्री में हमें पेडागोजी भी पढ़नी थी, हमें इंग्लिश भी पढ़ना था, हिंदी भी पढ़ना था, बट मेंस में तो सिर्फ हमें अपना सब्जेक्ट पढ़ना था। तो फ्रेंड्स, जो प्री का पेपर था, लोग प्री क्वालिफाई करने में लोगों को जो जनरल कैटेगरी थे 90 नंबर्स लाना बहुत मुश्किल हो रहा था। बट फ्रेंड्स, मतलब बाय गॉड ग्रेस और मेरे हार्ड वर्क के थ्रू मैंने जब प्री का सोशल साइंस का पेपर दिया था, आई स्कोर्ड 103 मार्क्स। जब स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हुए थे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मेरे 100.8 दैट इज 101 मार्क्स हो गए थे। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मेरी बुक लिस्ट क्या थी। फ्रेंड्स, बुक लिस्ट शेयर करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मार्केट में सिलेबस के नाम पे ढेर सारी गाइड हैं, यूट्यूब में ढेर सारा कंटेंट है, बट फ्रेंड्स, कहते हैं ना समुंदर तो भरा पड़ा हुआ है, लेकिन उस समुंदर से हमारी नैया पार नहीं लगेगी जब तक हमको सही सटीक चीजें पढ़ने को नहीं मिलेगी। तो क्या होगा रामबाण, क्या होगी गीता आपके इस पेपर को निकालने के लिए। इनफैक्ट फ्रेंड्स, आई वुड से सिर्फ एमपी टेट के लिए नहीं, कोई भी एग्जाम को अगर आपको निकालना है, सबसे इंपॉर्टेंट रामबाण सिर्फ एक ही चीज है जिसे हम सब इग्नोर करते हैं। वो क्या है? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की बुक्स बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट में मार्केट में मिल भी जाती हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने लिया था प्री के पेपर पे क्लास 6 to 10 की एनसीईआरटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। मैंने 6वीं से 10वीं तक के ये सब्जेक्ट किए थे, बट क्लास 11 की इकोनॉमिक्स पे मैंने स्पेशल फोकस किया था क्योंकि मैंने पुराने पेपर देखे थे। पुराने पेपर में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन डायरेक्टली उठा रहे थे वो लोग 11th क्लास की इकोनॉमिक्स से, और क्वेश्चंस भी ऐसे कि आपको देखते ही समझ भी नहीं आएगा, अरे भाई ये क्या है। जैसे मैं आपके सामने बोलूं कुंदम्बा श्री क्या है, या तुलुवा क्या है, तो तनवा क्या है, सॉरी तुलुवा नहीं तनवा क्या है। तो फ्रेंड्स, ये जो टर्म्स है ना, ये डायरेक्ट टर्म्स थे, ये आपको कहाँ मिलेंगे? 11th क्लास की इकोनॉमिक्स में। अब फ्रेंड्स, आते हैं एनसीईआरटी के अलावा मैंने प्री में क्या किया था। मैंने फ्रेंड्स एनसीईआरटी के अलावा लूसेंट नाम की एक बुक आती है, उसको भी रेफर किया था क्योंकि प्री के समय पे उन्होंने मिसलेनियस टाइप की भी बहुत सारी चीजें पूछी थी। जैसे उन्होंने डेज के बारे में पूछ लिया था, या जैसे कि एनवायरमेंट डे किस दिन होता है, या अर्थ डे किस दिन सेलिब्रेट करते हैं, या वाटर डे किस दिन सेलिब्रेट करते हैं, या हमारा नेशनल लॉ डे कब होता है, या फिर जैसे कि आर्मी डे कब सेलिब्रेट करते हैं, एयरफोर्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह की चीजें लूसेंट में बहुत ही इजीली मिल जाती हैं, और लूसेंट के बाहर मिसलेनियस में कुछ भी नहीं आया था। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंग्लिश हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी में तो पैसेज आया था, अनसीन पैसेज जिसे हम कहते हैं, और इंग्लिश में आए थे सेंटेंस दिए थे, उसको अरेंज करना था। बहुत ही इजी थे, आगे मैं आपकी हेल्प भी करूंगी कि वो जो इंग्लिश वाले सेंटेंस थे वो कैसे सॉल्व करने थे। और फ्रेंड्स, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया था प्री के पेपर में। मैंने लोगों के मुंह से सुने थे कि हमने ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है, वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है। फ्रेंड्स, मेरे तो बच्चे थे और मैं ज्यादा उस समय नेट वेट का ज्यादा इस्तेमाल, मतलब यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखती थी, पर इन सब चीजों का आइडिया नहीं था कि ऐसे सीरीज वगैरह भी आती है जिसे सॉल्व किया जा सके। पर प्री के बाद मुझे पता चला कि ऐसा भी कुछ होता है, तो मेंस में जरूर मैंने एक टेस्ट सीरीज बाद में ज्वाइन की थी 99 रुपीज की, पर मैंने कोई पेड कोर्स नहीं लिया था। फर्स्ट थिंग फ्रेंड, अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन करेंगे तो आपके लिए वो ज्यादा बेनिफिट होगी। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा हथियार तो हमारे सामने है। व्यापम खुद आपको सिलेबस दे रहा है, सिलेबस के बाहर वो कुछ नहीं पूछता है। फ्रेंड, सिलेबस का हमें एक एक पॉइंट पता होना चाहिए। मैं सिलेबस का एक कॉपी नहीं निकलवाई थी, मैंने सिलेबस की 4 कॉपियां निकाली थी, और मैंने घर में उसको चिपका दिया था दीवारों में। उसके अलावा मेरे हाथ पे भी एक सिलेबस की कॉपी रहती थी, जिसकी वजह से मुझे याद हो गया था कि सिलेबस में ये पॉइंट पूछा जाएगा।
सेकंड हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हथियार है प्रीवियस ईयर पेपर। 2018 के मैंने सारे पेपर सॉल्व कर डाले थे, जिससे कि मुझे इस चीज का नॉलेज हो गया था क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन किस डेप्थ तक जाएगा। तो पुराने पेपर को हम इग्नोर करते हैं, बट नहीं फ्रेंड्स, ये व्यापम पे ही आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे ओल्ड पेपर पे, उनको सॉल्व करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज के सेशन में लास्ट में मैं अपना आपसे प्री का स्कोर कार्ड भी शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं बात करती हूँ मेरी मेंस की क्या पूरी बुक लिस्ट थी। मेंस में फ्रेंड्स एज इट इज एनसीईआरटी मैंने फिर से रेफर किया था, वहां मैंने 6वीं से 10वीं तक की रेफर किया था, यहाँ मैंने 9वीं से 12वीं तक की एनसीईआरटी रेफर किया था। इसके अलावा एक महेश कुमार वर्णवाल जी की बुक आती है एनसीईआरटी जिस्ट करके, हर सब्जेक्ट की मैंने सेपरेट सेपरेट खरीदी थी, जैसे इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने थ्योरीज ऐड की थी जो पहले कभी सिलेबस में नहीं पूछा था। अर्लियर वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन पूछते थे, बट दिस टाइम उन्होंने अलग अलग थ्योरीज पूछी थी। अब वो थ्योरीज कहाँ से पढ़ते फ्रेंड्स, 11th क्लास की जो पॉलिटिकल साइंस थी ना, उसी से आया था। मतलब हम लोग पढ़ के बहुत ज्यादा गए थे इधर उधर से, यूट्यूब में फलाना वीडियो ढिकाना वीडियो, बट फ्रेंड्स एनसीईआरटी से डायरेक्टली बस होप से रिलेटेड और जॉन रावल से रिलेटेड ही क्वेश्चन आए थे, और वो डायरेक्टली थे। तो हमें ज्यादा परेशान नहीं होना है, हमारे पास किताबें होती हैं पर हमें उसकी मल्टीपल रिवीजन करने हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमने पढ़ तो लिया है, लेकिन एग्जाम में हमें ऑप्शन देख के कंफ्यूजन होता है कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने रिवीजन ठीक से नहीं किया है। फ्रेंड्स, ज्यादा सिलेबस कवर करने से कुछ नहीं होगा, वहां पे आप एग्जाम में सिर्फ कंफ्यूज होंगे, पर अगर आपने उस सिलेबस का पूरा अच्छे से मल्टीपल रिवीजन किया, मतलब फ्रेंड्स मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मैंने प्री में 5 से 6 बार रिवीजन किया था, सिमिलरली मेंस में मैंने 7 से 8 बार रिवीजन किया था। अब एनसीईआरटी के अलावा महेश कुमार वर्णवाल को मैंने रेफर किया था, और इसके अलावा मैंने जो ओसवाल की 9th और 10th की एक समरी टाइप की बुक आती है, बहुत पतली पतली आती है, 150 160 तक की आ जाती है, वो मैंने सोशल साइंस की मंगवाई थी। उसमें ना फ्रेंड्स मल्टीपल टाइप क्वेश्चन थे, वो बहुत हेल्पफुल थे। कुछ क्वेश्चन तो उससे डायरेक्टली आए थे। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे उसमें पूछा था कि इंडिया में फॉलोइंग रिवर में से कौन सी इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम फॉलो करती है। ऑप्शन में दिया था गंगा, नर्मदा, महानदी और घग्गर। तो फ्रेंड्स, जो गंगा रिवर है वो बे ऑफ बंगाल में गिरती है, महानदी भी बे ऑफ बंगाल में गिरती है, और नर्मदा अरेबियन सी में गिरती है। और जब बात आती है घग्गर की, घग्गर लैंड पे ही ओरिजिन होती है और जाके गंगा नदी पे मिल जाती है। तो वो डायरेक्टली नदी, मतलब जो घग्गर रिवर है वो डायरेक्टली समुद्र में नहीं गिर रही है, वो गंगा नदी पे ही मिल गई है, तो वो इनलैंड ड्रेनेज का पैटर्न फॉलो कर रही है। तो फ्रेंड, ओसवाल भी बहुत हेल्पफुल हुई थी मेरे लिए 9th और 10th की सोशल साइंस की। इसके अलावा मैंने सिर्फ इकोनॉमिक्स की 11th 12th की ओसवाल खरीदी थी, हिस्ट्री की नहीं ली थी, ज्योग्राफी की नहीं ली थी, पॉलिटिकल साइंस की नहीं ली थी, सिर्फ इकोनॉमिक्स की 11th 12th की ली थी। उसके मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और क्वेश्चन फ्रेंड्स वहीं से आए थे। तो फ्रेंड्स, लिमिट योर रिसोर्सेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि फलाना उस बुक से पढ़ रहा है, ठिकाना उस बुक से पढ़ रहा है, इसमें मत जाइए। और अगर आप सोच रहे हैं गाइड पढ़ के आपका एग्जाम निकल जाएगा, तो फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूं, गाइड से कभी भी एग्जाम नहीं निकलता है, हमें एनसीईआरटी पे फोकस करना पड़ता है। और इसके अलावा रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से महेश कुमार वर्णवाल आई वुड से बहुत अच्छी बुक है फ्रेंड। ज्योग्राफी में इतने अच्छे तरीके से उसमें मैप के थ्रू हर से, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, जो डैम्स वगैरह होते हैं ना, उनको तक उसमें मैप दिखा के बताया है, गंगा रिवर का ओरिजिन कैसे हुआ है, कब कौन सी नदी आके उसमें मिल रही है, एक एक चीजें उसमें एग्जाम्पल के साथ डायग्राम के थ्रू बताया है। हिस्ट्री में खूब अच्छे से फ्लो चार्ट्स दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, यही मेरी बुक लिस्ट थी, जो आने वाले टाइम पे प्रिपेयर करना चाहते हैं, अगर ये बुक लिस्ट फॉलो करेंगे और साथ में इसका बार बार रिवीजन करेंगे, सिलेबस को ध्यान से रखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, डेफिनेटली उनका कोई भी नहीं रोक सकता है अबव 80 स्कोर करने से या सिलेक्शन लेने से। अब फ्रेंड, सेकंड थिंग कि मैं आपके साथ अपना अब स्कोर कार्ड एलिजिबिलिटी टेस्ट का शेयर करूंगी। मेंस का तो रिजल्ट आया नहीं है, बट डेफिनेटली व्हेन रिजल्ट विल कम आउट आई विल शेयर दैट आल्सो विथ यू। आप देख सकते हैं मैंने एलिजिबिलिटी टेस्ट पे 103 मार्क्स स्कोर किए थे। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 100.83 हो गया था, जो कि 101 हो गया। फ्रेंड्स, इतना स्कोर करने के लिए मैंने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी, ये सारी चीज़ें मैं आपको डीप में डिटेल डिस्कस किया करूँगी। थैंक यू।